हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, इस सेशन में हम इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और इसके कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था। जो भी स्टैंडर्ड्स आए थे, भारत नॉर्म 6 स्टैंडर्ड, ठीक है, उनके बारे में हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनके मेथड्स पे रिलेटेड कि हम एयर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे मेथड्स यूज होते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन क्या है? द मेजर रीजन फॉर इंडोर एयर पोल्यूशन आर इनसफिशिएंट बर्निंग ऑफ inferior fuels during cooking or heating such as cow dung, agriculture residue and coal and fuel wood along with the poor ventilation system inside the हाउस। तो यहाँ पे जो मेजर रीजन है इंडोर एयर पोल्यूशन का, वो क्या है? जो इंडोर एयर पोल्यूशन क्यों कोज होता है? अगर हम बर्निंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं अपने फ्यूल्स की, जैसे काउ डंग है, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है, कॉल है, फ्यूल है, इन सब के अगर हम अच्छे से बर्निंग नहीं कर रहे हैं तो इससे इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। The problem aggravates during winter when the doors and windows of the houses, especially in rural areas, are kept shut। तो सबसे ज्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन कब होता है? आपने जैसे रूरल एरियाज में देखा होगा, वहां पर ठंड में ज्यादातर जो खाना है वो कैसे बनता है? यूजिंग द काउ डंग। ठीक है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू कोयले से बनता है। ठीक है, कॉयल जलाते हैं, बर्न करते हैं फ्यूल्स को, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग द विंटर्स। द स्मोकलेस चूल्हास वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी पोल्यूशन, हाउएवर दे कुड नॉट मेक मच इम्पैक्ट। स्मोकलेस चूल्हास जो है ये भी इंट्रोड्यूस आए, ये भी मार्केट में आए ताकि जो लोग हैं वो क्या हो, यहाँ पर इंडोर एयर पोल्यूशन से बचे रहे। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है दीज आर द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉल्यूटेंट है ओजोन, जिसका सोर्स क्या है? वाइकुलर एग्जॉस्ट। ठीक है, ये जर्नली कहां से आता है? आपके पास व्हीकल से यहाँ पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसके इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स आएंगे आपके पास एग्रावेशन ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो ये डायरेक्टली कहां पे इफेक्ट करता है? लंग्स पे। अगर आप इसको इनहेल कर लेते हो, अगर इसको आप पॉल्यूटेंट को, ओजोन पॉल्यूटेंट को आप इनहेल कर लेते हो, तो उससे क्या होता है? लंग्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है, अस्थमा, आपका ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस नहीं आता है। ब्रोंकाइटिस में जो आपके एल्वोलाई है, ठीक है, जो आपकी ब्रांचेस जैसे होती है ना लंग्स में, जैसे ये एल्वोलाई है, ठीक है, इनमें इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है? एल्वोलाइज। तो यहाँ पे मेनली इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन लंग्स की होती है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है यहाँ पे लेड। ठीक है, लेड का सोर्स क्या है? लेडेड पेट्रोल। तभी यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लेडेड पेट्रोल को कम यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेनिंग पॉल्यूटेंट होता है, जो कि क्या करता है? बॉडी में जाके हार्म कर सकता है। सीएनएस क्या है? इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अगर इसको कोई पॉल्यूटेंट को इनहेल कर लेता है, अगर ये जो पॉल्यूटेंट है लेड, अगर ये बॉडी में चला गया तो ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, मेनली आपका जो ब्रेन पार्ट है, ठीक है, उस पे इफेक्ट करता है। इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज, जो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स है उनको क्या करता है? उनकी डेवलपमेंट नहीं होने देता अच्छे से, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट है, जो लेड है, वो क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है आरबीसी से। इट बाइंड्स द आरबीसी, आरबीसी को ये बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और यहाँ पे ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस नहीं आता है, ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये सारे जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है, उनके ये सारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको आप यहाँ पर SO2 के नाम से भी जानते हैं। कहां से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड? थर्मल पावर प्लांट और इंडस्ट्री से जनरली ये पॉल्यूटेंट निकलता है। क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रिड्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द लंग सरफेस। मतलब ये जनरली फिर कहां पे इफेक्ट करता है? लंग्स पे। लंग्स में जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब जो आपका O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, O2 और CO2, उसमें क्या होता है? प्रॉब्लम, डिफिकल्टी बनाता है। ठीक है, डिफिकल्टी यहाँ पर होती है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NO2 के पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं? कहां से आते हैं? थर्मल पावर प्लांट से ये निकलते हैं। जब हम थर्मल पावर प्लांट में, आपने देखा होगा ना, बर्निंग होती है फ्यूल्स की, वहां से ये पॉल्यूटेंट निकलते हैं, जो कि अगेन हार्ट और लंग्स को इफेक्ट करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, मींस यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगती है लंग्स में। ठीक है, अस्थमा करते हैं एंड
कार्सिनोजेनिक इश्यूज, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। कार्सिनोजेनिक मतलब ये ऑल्सो ये कैंसर कोज करते हैं, ठीक है, अगर ये आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो दे ऑल्सो कोज द कैंसर। नेक्स्ट जो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉल्यूटेंट आता है, सबसे डेंजरस आपका जो होता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके इनहेलेशन से डेथ भी हो जाती है, CO, ठीक है। ये कब निकलता है पॉल्यूटेंट, जब यहाँ पर हम इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं फ्यूल की, वुड स्टोव एंड सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ पर अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होती, इनकम्प्लीट कंबशन होती है। कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है, तो जिसमें आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न कर रही है दैट इज कंबशन। तो इससे क्या होता है, अगर इसका पॉल्यूटेंट बॉडी में चला गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से बाइंड नहीं कर पाएगा, अगेन यहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम H2S बोलते हैं केमिस्ट्री की टर्म में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जब निकलता है, कहां से निकलता है, ऑयल रिफाइनरी से, ऑयल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री से जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है पॉल्यूटेंट, जो कि क्या करता है, नोजिया क्रिएट करता है, जैसे आपका चक्कर आना, आपका मन जो है खराब हो जाता है, जी में चिल्लाना, ठीक है, नोजिया, इरिटेशन होने लगती है आईज और थ्रोट्स में, मतलब यहाँ पे अगेन गला खराब हो जाता है, आईज में इरिटेशन होने लगती है। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, HCN, ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये कहाँ से निकलता है आपके पास, केमिकल इंडस्ट्री से निकलता है। जब आप इसमें, जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर की जब बर्निंग कर रहे हो तो वहां से निकलता है, और इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं, हेडेक, ड्राई थ्रोट, इनडिस्टिंक्ट विजन, विजन में प्रॉब्लम, डिसफंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। जनरली ये कहाँ इफेक्ट करता है, ब्रेन पे, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके सोर्सेज हैं जो कि क्या ये सारे डिजीज कोज कर सकते हैं। तो ये जो डिजीज है आपको ध्यान से पढ़नी है, ताकि यहाँ पर अगर आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पॉल्यूटेंट रिलेटेड तो उसका आप आंसर सही से कर सको। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे ओजोन पॉल्यूटेंट है, जो कि कहां से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, और ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस कोस कर सकता है, मतलब लंग्स को डैमेज कर सकता है। अगर लेड आपने इनहेल कर लिया, जो कि लेडेड पेट्रोल से निकलता है, ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को बाइंड कर लेता है और यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूटेंट क्या करता है, कहां से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कोज कर सकता है, सांस नहीं आती, गैसेस एक्सचेंज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, और ये क्या कर सकता है, लंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है लंग्स में, ऑल्सो कैंसर कोज भी कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कब निकलता है, जब आप इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, और यहाँ पे जो आरबीसीज को ये प्रॉपर बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज अगेन होने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, ऑयल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री से आता है, जो कि नोजिया और आईज और थ्रोट में इरिटेशन कोज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस है, बहुत डेंजरस गैस है। जनरली केमिकल इंडस्ट्री से इसके पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, और ये हेडेक, ड्राई थ्रोट, विजन और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जो है डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज अमोनिया, ठीक है, NH3। अब यहाँ पे क्या है, ये कहां से आपके पास, जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर से अमोनिया बहुत ज्यादा निकलता है। जब आप यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को यूज करते हो, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए आपके, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, और यहाँ पे हर्बिसाइड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता है। डाई मेकिंग, ब्लीचिंग एंड एक्सप्लोजिव, जनरली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी ये जो निकलता है अमोनिया के पॉल्यूटेंट्स, वो भी क्या करते हैं, हार्म करते हैं, वाटर को एसिडिक बना देते हैं, मतलब जो pH है वो कितना हो जाता है, 3 to 3, मतलब पानी को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम भी खराब हो जाता है। मरीन इकोसिस्टम मतलब यहाँ पे फिशेस वगैरह की डेथ होने लगती है। और अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो अगर वो वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं तो अगेन उससे बॉडी में बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। फोस्जीन पॉल्यूटेंट है, ये आपका केमिकल और डाई इंडस्ट्री से निकलता है, पल्मोनरी एडिमा कोस करता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, स्वेलिंग इन जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है अगर आप फोस्जीन पॉल्यूटेंट को यहाँ पर इनहेल कर लेते हो। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप VOC बोलते हो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, VOC का याद रखना, दैट इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कहां से निकलता है, गैसोलीन, बेंजीन, ठीक है, जब आप इनको बर्न करते हो तो ये इजिली वेपराइज हो जाता है, स्मोग फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्मोग का मतलब क्या होता है, स्मोक प्लस फोग,
तो स्मोक प्लस फोग क्या होता है, स्मोग होता है। ठीक है, तो आपके VOCs जनरली क्या करता है, स्मोक फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने इसमें लंदन स्मोक पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पर लॉस एंजलिस स्मोक पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों में ही क्या था, जो आपका जो स्मोक था वो किसकी वजह से बन रहा था, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। लंदन स्मोक बना था सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, जब सल्फर के पॉल्यूटेंट्स थे, और लॉस एंजलिस स्मोक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पॉल्यूटेंट से जो स्मोक बनता है उसको हम बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मोक। तो ये इसमें जनरली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक पॉल्यूटेंट अगर आप इसको कब इनहेल कर लेते हो, आर्सेनिक कहां से मिलेगा, सोल्डरिंग से, मतलब जो आपकी कैनिंग इंडस्ट्री होगी जहां से कैंस वगैरह बनते हैं उसमें जनरली आर्सेनिक मेटल निकलता है। ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, क्या करता है, आरबीसीज को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, ऑल्सो जॉन्डिस कॉज करता है। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट आया सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम SPM बोलते हैं। कहां से निकलता है, इंसिनरेटर्स एंड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ पर इंसिनरेटर्स जो बड़े बड़े आपके ये होते हैं ना, डैम्स, सॉरी नॉट डैम्स, जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, वो इंसिनरेटर्स होते हैं, तो वहां से SPM के पॉल्यूटेंट निकलते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, एम्फाइजमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे समय तक इन्फ्लामेशन होती है लंग्स में, ब्रेथलेसनेस के इश्यू आते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, पॉल्यूटेंट्स में। अगर आप इन पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अब हम गैसियस पॉल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है कंबशन की। कंबशन का मतलब होता है बर्न होना, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। तो कंबशन से क्या होता है, ये सारे पॉल्यूटेंट, हम इन पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, कैटालिटिक कंबशन हम करते हैं। कंबशन से कैसे करेंगे, जब हम बर्न करेंगे इनको, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट और वाटर वेपर में। तो कंबशन की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इन गैसियस पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सरफेस के अंदर जाके कोई चीज एब्जॉर्ब होना, इस एब्जॉर्प्शन, और अगर वो सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ऑन द सरफेस या अबव द सरफेस। ठीक है, ये क्या है, सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है और सरफेस के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, इनसाइड द सरफेस ये क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन एड्सॉर्प्शन क्या है, जब सरफेस पे कोई चीज स्टिक हो जाती है, सरफेस पे एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन जो इनसाइड द सरफेस। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, सब्सटेंस पेनिट्रेट अनदर सब्सटेंस सच एज स्कर्बर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना ऐसे एक मशीन यूज करते हैं स्कर्बर की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे गैसेस को पास करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कौन सी गैस को पास कर रहे हो, जिसमें पॉल्यूटेंट्स है, मतलब जिसमें आपके पास गैसियस पॉल्यूटेंट्स है, तो जो अंदर है ना, इसके अंदर स्क्रबर्स लगे होते हैं, राइट। ये स्क्रबर्स क्या करते हैं, जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। ये जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है उसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब हो गए तो यहां से जो है ये वाला पार्ट, यहां से आपकी क्लीन एयर बाहर आती है, क्लीन एयर बाहर आती है, क्योंकि स्क्रबर ने क्या करा, सारे आपके जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो इस एब्जॉर्प्शन में हम स्क्रबर्स का यूज करते हैं। जब हम गैसियस पॉल्यूटेंट को पास करते हैं थ्रू द एब्जॉर्प्शन मटेरियल सच एज स्क्रबर, इसके अंदर स्क्रबर लगा होता है। जब हम यहाँ से हार्मफुल गैस को पास करते हैं तो वो स्क्रबर क्या करता है, जितने भी आपके हार्मफुल गैसियस पॉल्यूटेंट है उसको सारा एब्जॉर्ब कर लेता है स्क्रबर में, और यहाँ से क्लीन एयर जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे आता है एड्सॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था एड्सॉर्प्शन क्या है, जब सरफेस पे कोई चीज चिपक जाती है, सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस स्टिक टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। यहाँ पर मान लो हम एक की सरफेस है, इस पे हम एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी आपका एड्सॉर्बेंट यूज करा, ये क्या करेगा, जैसे आपका हार्मफुल गैस, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स आएंगे, ठीक है, मान लो आपके यहाँ पर हार्मफुल गैसियस पॉल्यूटेंट्स आए एयर के, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स है ना,
ये क्या करेंगे, ये इन सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, स्टिक टू द सरफेस। ये कहां पे स्टिक हो जाएंगे, स्टिक ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे। और जब ये सारे सरफेस पे स्टिक हो गए तो बाहर क्या निकलेगा, क्लीन गैस यहाँ पर निकलेगी, क्लीन एयर जो है वो यहाँ पर निकलेगी, ठीक है, क्लीन एयर जो है यहाँ पर निकल जाएगी। तो सरफेस पे क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन, और सरफेस के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। सरफेस पे क्या होता है, एड्सॉर्प्शन, सरफेस के अंदर एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हो रहा है सरफेस के ऊपर, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एकदम अंदर की तरफ। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो यहाँ पे हम एक एड्सॉर्बेंट यूज करेंगे, मतलब वो क्या करेगा, एड्सॉर्बेंट किसको एड्सॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे जो भी आपके हार्मफुल गैसियस पॉल्यूटेंट्स है वो सारे एड्सॉर्ब हो जाएंगे और यहाँ से क्लीन एयर जो है वो बाहर आ जाएगी। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। नाउ कमिंग टू द मैकेनिकल मेथड्स। अगर मैं मैकेनिकल मेथड्स की बात करूं तो मैकेनिकल मेथड में हम फैब्रिक फिल्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। फैब्रिक फिल्टर्स में क्या है, जैसे यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पे आपने इनलेट गैसेस है, यहां से आपने गैसेस भेजी, उन गैसेस एमिशन में क्या है, आपके पास डस्ट है, शूट है एंड फ्लाई ऐश है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हमने यहाँ से पास की। अब यहाँ पे जो आपको फिल्टर बैग्स दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये सारे जो आपके गैसियस पॉल्यूटेंट्स है, ये क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे उनको, फिल्टर द गैसियस पॉल्यूटेंट्स, ये सारे गैसियस पॉल्यूटेंट को फिल्टर कर देंगे और यहाँ से जो क्लीन एयर है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस टेक्निक, यहाँ पे आप डस्ट, शूट एंड फ्लाई ऐश, ये सारे क्या है, हार्मफुल एमिशन है जिसको पास किया जाता है इस फिल्टर में से। तो इस फिल्टर में क्या है, जो भी ये सारे पॉल्यूटेंट है ये सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ये सारे इनको फिल्टर कर देता है, या फिर इन सारी या जो भी इनका गैसियस पॉल्यूटेंट्स है इन सबको यहाँ पर ट्रैप कर लेता है। अब यहाँ पे जब सारे पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो गए, चिपक गए, तो यहाँ से क्लीन एयर सारी बाहर आ जाती है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फैब्रिक फिल्टर विच कम अंडर द मैकेनिकल मेथड्स। नाउ यहाँ पे दूसरा होता है मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते हैं। अब इस मैकेनिकल डिवाइस में हम क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन की वजह से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पर हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स में सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं, हम मेथड्स तो पढ़ रहे हैं कि हम पॉल्यूटेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस केस में हम पॉल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, ग्रेविटी की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से पॉल्यूटेंट क्या है, सेटल डाउन हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जब पार्टिकल सेटल डाउन हो गए तो वहां से फिर आप क्या कर सकते हो, क्लीन एयर को बाहर निकाल सकते हो। जब यहाँ पर आपके पास पॉल्यूटेंट सारे बैठ गए, नीचे सेटल डाउन हो गए, तो उससे क्या होगा, जो क्लीन एयर है वो बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या है, यहाँ पर आपके पास रोड्स लगी हुई है, दीज आर द रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक रोड्स। तो इसमें क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पर आप एयर पास करोगे तो एयर इन रोड्स, एयर जो इनके हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होंगे इन रोड्स पे चिपक जाएंगे, ठीक है। जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या करेंगे, दैट स्टिक्स ऑन द रोड्स, जिसको आप इलेक्ट्रोड्स बोलते हो, स्टिक ऑन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और जब ये पॉल्यूटेंट्स इन इलेक्ट्रोड्स पे स्टिक हो जाएंगे तो यहाँ से जो निकलेगी, यहाँ से देखिए ये सारी आपकी क्लीन एयर बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे ये भी एक मेथड है जिसमें हम पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन दिस टेक्निक अ गैस ऑफ एयर स्ट्रीम कंटेनिंग एरोसोल्स, इसमें बेसिकली पॉल्यूटेंट क्या है, एरोसोल्स, डस्ट है, मिस्ट है, फ्यूम्स है, इनको हम इलेक्ट्रोड्स के बीच से पास करते हैं, यहाँ से पास करेंगे। जब यहाँ से पास करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, मतलब जो आपके हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वो स्टिक हो जाएंगे उन रोड्स पे, और यहाँ पर जो क्लीन एयर है वो क्या आएगी, यहाँ पर बाहर आ जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसमें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगेन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बता देती हूँ। वाटर पोल्यूशन का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। वाटर पोल्यूशन आपका दो तरीके का होता है, एक पॉइंट सोर्स, एक नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन वो होता है जिसमें यहाँ पर जो डायरेक्ट, जो आपका पॉइंट सोर्स सोल्यूशन क्या होगा, जिसका सोर्स हमें पता होगा, ठीक है, जिसका हमें सोर्स आइडेंटिफाई होगा कि पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है, सोर्स आइडेंटिफाई होता है। और नॉन पॉइंट सोर्स में हमें सोर्स का पता नहीं होता, ठीक है, सोर्स नहीं पता होता। तो पॉइंट सोर्स सोल्यूशन में आपको पता होता है कि यहाँ पे पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है। जैसे आप नॉर्मल पानी में कोई चीज को डिस्चार्ज कर देते, जैसे आपने क्या करा,
केमिकल इंडस्ट्री में से डायरेक्ट आपने केमिकल्स को पानी में डिस्चार्ज कर दिया, तो वो पॉइंट सोर्स है कि आपको पता है कि उसका सोर्स क्या है। नॉन पॉइंट सोर्स का पोल्यूशन का मतलब है जिसका आपको सोर्स पता नहीं हो, जैसे मान लो एसिड रेन, ठीक है। क्या एसिड रेन का सोर्स पता है, क्या है, कहाँ से एसिड रेन आ रही है, कैसे एसिड रेन बन रही है, क्या आपको इसको सोर्स पता है, नहीं पता ना, तो दिस इज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पर दो आपके पोल्यूशन के टाइप है, एक वाटर पोल्यूशन, इसमें एक पॉइंट सोर्स है और एक नॉन पॉइंट सोर्स है, जिसका सोर्स हमें आइडेंटिफाइड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, केमिकल्स को आपने क्या करा, डायरेक्टली पानी में रिलीज कर दिया, ठीक है, हार्मफुल केमिकल को, तो वो क्या करेगा, फिशेस को किल कर देगा, जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो सारे मर जाएंगे। तो यहाँ पे उनका सोर्स हमें मालूम है, इसलिए पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, और जिसका हमें सोर्स नहीं पता है वो क्या होएगा, नॉन पॉइंट सोल्यूशन। जैसे मैंने एसिड रेन की बात बताई, एसिड रेन का आपको पता नहीं है ना सोर्स क्या है, कहाँ से बन रही है, तो वो किसके अंडर आएगा, नॉन पॉइंट सोर्स सोल्यूशन के अंडर, पोल्यूशन के अंडर आएगा। सो आई होप आपको एयर पोल्यूशन का पार्ट सेकेंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने ये मेथड्स के बारे में डिस्कस किया कि हम कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन से हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है जो कि हमारी बॉडी में जाके हार्म कोज कर सकते हैं या इंजरी कोज कर सकते हैं। तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए एंड आप अपना ध्यान रखिए। एग्जाम जो है कैसे अटेम्प्ट करना है वो PYQs के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, कौन कौन से मेथड्स को यूज यहाँ पर कर सकते हैं while attempting the question paper. So thank you so much. Bye and take care everyone.